अब आगे हम करेंगे इस सभ्यता की नगर योजना, टाउन प्लानिंग। तो ये जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब है कि इसमें नगरों की प्रधानता थी, नगर काफ़ी संख्या में थे। जबकि हम प्राचीन सभ्यताएं देखते हैं ना, जैसे आर्य सभ्यता है तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव ज़्यादा थे उसमें। लेकिन हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक नगरीय या एक शहरी सभ्यता थी। इसमें नगरों की बहुत ज़्यादा संख्या हमें देखने को मिलती है। हमें ये भी कह सकते हैं कि नगर निर्माण योजना या नगर एक अनूठी विशेषता रही है इस सभ्यता की। खुदाई में जो भी नगरों में सामान मिला है या जिस तरह की संरचना मिली है, उससे हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है वो योजना बनाकर बसाए गए थे। इस बड़े वैज्ञानिक ढंग से ये बसाए गए थे। इस नगर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले है भवन। भवन अगर हम इनके देखें तो इनके भवनों को देखने से पता चलता है कि ये कुशल निर्माता थे, कुशल भवन निर्माता थे। बहुत अच्छे भवन इन्होंने बनाए। भवनों में इन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया। नींव, भवन की नींव भरने में शायद कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया हो, लेकिन जो ऊपरी जो हिस्सा है भवन का, जो बाहरी हिस्सा है ज़मीन के बाहर रहते हैं, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इनके भवन बहुत ही खुले हवादार, यानी इसमें खिड़कियां, रोशनदान हमें मिलते हैं। बहुत अच्छे ढंग से ये भवन बनाए गए हैं। घर की जो खिड़कियां और रोशनदान होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि गलियों की तरफ। इनका जो मुख्य गेट होता था जहाँ से घरों में इनका आना जाना रहता था वो भी गली की तरफ होता था। इसका मतलब जो प्रिवेसी है ना, यानी जिसको हम निजी गोपनीयता कहते हैं, उसका ये लोग खास ख्याल रखते थे। सड़कों की तरफ ये अपने मेन गेट नहीं रखते थे, गलियों में की तरफ होते थे। और इस तरह से घर बनाया जाता था कि अगर जो गली घर का मेन गेट है अगर वो खुला भी है और गली में से आने जाने वाले को ये पता नहीं चलता था कि अंदर कौन क्या कर रहा है, तो घर इस तरह से बनाया जाता था। इनके जो घर हैं वो 1 मंजिला भी मिले हैं, खुदाई में 2 मंजिला भी मिले हैं। इसका मतलब सीढ़ियों का ये प्रयोग करना जानते थे, सीढ़ी बनाते थे, तभी तो 2 मंजिला भवन मिले हैं। और इसके अलावा इनके जो घर थे उनमें कुछ चीज़ें सभी घरों में ही होती थी, जैसे खुला प्रांगण, रसोई घर, कुआं, स्नानागार, ये सब जो है सब घरों में मिलती हैं। इनके जो नगर थे 2 तरह के, मैंने आपको बताया 2 भागों में बटे हुए थे, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, तो इनमें सब में ही हम देखते हैं, चाहे वो दुर्ग के हों या निचले शहर के हों, तो स्नानागार, कुआं, खुला प्रांगण, रसोई वगैरह हमें सभी घरों में देखने को मिलता है। दूसरी जो विशेषता है वो है सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग या पब्लिक प्लेसेस जिनको हम कहते हैं। ये लोग सार्वजनिक भवन भी बनाते थे। जैसे मोहनजोदाड़ो में एक महान स्नानागार मिला है। इसके अलावा जो अन्न रखने के गोदाम होते हैं, जैसे आजकल FCI के गोदाम होते हैं ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, तो इनके समय में भी गोदाम होते थे जिन्हें अन्नागार कहा जाता था। और जहाँ अन्न रखा जाता था शायद वो इसलिए रखा जाता था कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी कारण से अनाज ना हो, फसल ना हो, तो ऐसे समय में उस अनाज का प्रयोग किया जा सके। तो सार्वजनिक भवनों में सबसे पहले हम महान स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में ये 5000 साल वर्ष पुराना इसको माना जाता है कि इतने साल पहले किस तरह से इस स्नानागार का निर्माण उन्होंने किया होगा, बड़ी कुशलता के साथ किया। इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई देखें
तो 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा है ये पूरा। और इसके बीच में जो तालाब बना हुआ है वो तालाब 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। तालाब में नीचे जाने के लिए आमने सामने दो तरफ जो है वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तालाब जो है वो नीचे से चूने से उसको पक्का किया गया है और तालाब में जो है ना कि गंदा पानी निकालने के लिए और साफ़ पानी भरने के लिए निकासी की नाली की व्यवस्था की गई है। और इस स्नानागार जो भवन है उसमें तालाब के पास कुआं भी मिला है, शायद उस कुएं से पानी, इसमें साफ़ पानी भरा जाता होगा। अब इस तालाब का उपयोग क्या था महान स्नानागार का, तो ये अनुमान है कि यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते होंगे और यहाँ लोग धार्मिक आयोजन जो स्पेशल ओकेज़न होते थे उन पे शायद स्नान करने आते थे। हमारे भारत में अभी भी ये परंपरा है कि हम जो हमारे त्यौहार होते हैं, जो स्पेशल डेज़ होते हैं, उस पे नदियों में, सरोवरों में स्नान करने जाते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण होता है उस पे भी बहुत सारे लोग स्नान करने जाते हैं सरोवरों में, नदियों में, या मकर संक्रांति पर जाते हैं। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी इस स्नानागार का उपयोग जो है स्पेशल ओकेज़न पर, धार्मिक आयोजनों पर किया जाता होगा स्नान करने के लिए। इस स्नानागार के आसपास कई कमरे भी बने हुए थे, तो यहाँ शायद पुजारी रहते थे जो धार्मिक आयोजन यहाँ पर करते थे। तो इस तरह से ये एक हड़प्पा सभ्यता की भी मुख्य विशेषता है महान स्नानागार। अगर हम पूरी सभ्यता की देखें, अगर मोहनजोदड़ो के बारे में भवन निर्माण कला या उसकी नगर योजना आ जाए तो उसकी भी एक मुख्य विशेषता ये है। इसके अलावा ये जो अन्नागार है ये भी इनकी पब्लिक बिल्डिंग थी। अन्नागार जो ग्रेनरीज मिली हैं वो जैसे हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, ये कहाँ मिली हैं? नदियों के किनारे मिली हैं। तो शायद जल मार्ग से नावों के द्वारा जो है वो अन्न लाया जाता होगा और इन अन्नागारों में रखा जाता होगा। ये जो अन्नागार हैं ये ऊंचे चबूतरे पे बने मिले हैं ताकि अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो उसका असर इन पर ना हो। तो ये भी बड़े विशाल थे, साइज़ में बड़े विशाल हैं और इनका प्रयोग यहाँ जो अन्न रखा जाता था उसका प्रयोग जो है संकट के समय या मुसीबत के समय जब अन्न नहीं होता था या अन्न की कमी होती थी तब राजा इसका यूज़ करता होगा। इसके अलावा सार्वजनिक भवनों में सराय, विश्राम गृह ऐसे भी चिन्ह हमें मिले हैं कि नगरों में ऐसी पब्लिक बिल्डिंग थी जहाँ पर दूसरे नगर से या किसी और सभ्यता से लोग आते थे तो वह वहाँ पर ठहर सकते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था होती थी। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है नालियों की व्यवस्था। अब ये जो सभ्यता की ये एक मेन विशेषता है, बहुत बड़ी बात है कि उस समय में जो गंदा पानी था उसके निकासी की व्यवस्था इतनी उत्तम तरीके से इन्होंने की हुई थी। घरों में नालियाँ बनी हुई थी, वो घरों की जो नाली थी वो गली की नाली में जाकर मिलती थी और गली की नालियाँ जो हैं वो सड़कों के नाले में मिलकर शहर के बाहर तक जाती थी। शहर के बाहर जो नाला होता था उसमें जाकर गिरती थी। अब इन नालियों की और क्या मुख्य विशेषता थी कि ये नालियाँ जो थी वो कवर्ड थी, वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी। स्लांटिंग का तो ध्यान रखा ही गया था। नालियाँ हमेशा आप देखिए वो स्लांटिंग में ही बनाई जाती है। दूसरा ये कवर की जाती थी और इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे कवर होते थे जिनको हटाया जा सकता था, यानी उसकी सफाई भी की जा सकती थी इन कवर को हटा के नालियों की। और ये परमिशन नहीं थी लोगों को कि वो नालियों में कोई सॉलिड कूड़ा करकट डालें, नहीं, ये इसके द्वारा गंदे पानी की ही निकासी होती थी। इसका मतलब उस समय के लोग कितने समझदार थे, नालियों में फालतू का कूड़ा करकट नहीं वो डालते थे। ठीक है।
फिर है सड़कें। सड़कें भी इस जो सभ्यता है उसकी एक मुख्य विशेषताएं सड़कें हैं। सड़क निर्माण व्यवस्था में भी ये बहुत कुशल थे। इनकी जो सड़कें हैं वो राइट एंगल पे, यानी बिल्कुल सीधी होती थी, राइट एंगल ऐसे समकोण पर काटती थी। इसका फ़ायदा क्या होता था? कहते हैं कि जब हवा चलती थी ना तो नगर की सफाई अपने आप हो जाती थी, यानी जिस डायरेक्शन में हवा का बहाव होता था जाते हैं तो सारा जो कूड़ा है वो हवा के साथ उस डायरेक्शन में नगर के बाहर तक चला जाता था। तो इसका ये फ़ायदा था। इसका मतलब ये है कि इनकी सोच कितनी आगे तक की थी, कितने वैज्ञानिक थे ये सड़कें बनाने में भी। सड़कों की जो चौड़ाई मिली है वो 13 फुट से लेकर 34 फुट तक की मिली है, ठीक है। और सड़कों पर चौराहे भी होते थे। उन चौराहों पर आप ये देखिए कि रात में रोशनी की व्यवस्था रहे, इसके लिए वहाँ पे मशालें रखी जाती थी और मशालों के वहाँ स्टैंड बनाए गए थे कि रात में पूरी रोशनी रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हड़प्पा की जो नगर योजना थी वो आधुनिक ढंग से किसी भी तरह कम नहीं थी। आधुनिक ढंग से जैसे नगर आजकल बसाए जाते हैं योजना बनाकर, तो हड़प्पा के नगर भी वैसे ही बने हुए थे। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, डाउट क्लियर कर दूंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।